हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट की जो बुक है विस्टैस, आज हम लोग उस बुक के थर्ड लेसन जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसको लिखा है किसानी दोषी ने, आज हम लोग इस लेसन को स्टडी करेंगे। भाई फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को किसानी दोषी ने लिखा है। वह एक भारतीय कवि और पत्रकार हैं। इस लेसन का मुख्य विषय यह है कि कैसे हमारे अज्ञानी कार्यों की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। जो स्टोरी टेलर है, अंटार्कटिका में एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, मतलब बर्फ पर छात्र। यह प्रोग्राम जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत वह जो है छात्रों के साथ अंटार्कटिका के अभियान पर जाती हैं। यह अभियान प्रकृति पर हमारे कार्यों के प्रभावों का निरीक्षण और अध्ययन करने के लिए है, क्योंकि आज अपनी अज्ञानता और लालच में मनुष्य अपनी कब्र जो है वह स्वयं खोद रहा है। यह लेसन आपको समझने में थोड़ा कठिन लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है जियोग्राफिकल टर्म्स और बहुत सारे जटिल वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। थोड़ा समझने में आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि उन सारी चीज़ों के बारे में न जानने से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी हम जो है लेसन को एकदम सरल बनाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेसन यहाँ से स्टार्ट है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें कह रहा है कि अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल दी एकेडमिक सोकोल्स्की। इसमें कह रहा है कि अर्ली दिस ईयर, इसका मतलब है कि इस वर्ष के प्रारंभ में। यहाँ अर्ली का मतलब इन बिगिनिंग को दर्शा रहा है। अर्ली का मतलब इन बिगिनिंग, मतलब प्रारंभ में। कह रहा है अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के प्रारंभ में, आई फाउंड माई सेल्फ एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब क्या होता है? एबोर्ड का मतलब होता है जहाज में सवार। एबोर्ड का मतलब जहाज में सवार होता है। तो कह रहा है कि इस वर्ष के प्रारंभ में आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, एबोर्ड, जहाज में सवार पाया। जहाज का क्या नाम है? अ रशियन रिसर्च वेसल। कह रहा है कि रशियन रिसर्च वेसल नामक जहाज में इस साल के प्रारंभ में मैंने अपने आप को सवार पाया। और ये जो रशियन रिसर्च वेसल थी उसका नाम क्या था? इसका नाम था दी अकादेमिक सोकोल्स्की। पूरा मिलाकर के आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने पाया कि मैं खोज के काम में लगे एक रूसी जलयान पर सवार हूँ जिसका नाम अकादेमिक सोकोल्स्की है। आगे है कि हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट मतलब होता है सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट सबसे सूखा, और वेंडिएस्ट, वेंडिएस्ट का मतलब होता है सबसे तेज हवाओं वाले। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप होता है इन दी वर्ल्ड। इसमें कह रहा है कि, और ये जो जहाज थी, कह रहा है हेडिंग टू, ये हेडिंग आगे बढ़ रही थी किधर? कह रहा है टुवर्ड्स कोल्डेस्ट, कह रहा है सबसे ठंडे, ड्राइस्ट सबसे सूखे, विंडिएस्ट सबसे तेज चलने वाली हवाओं के महाद्वीप में। कॉन्टिनेंट द वर्ल्ड, कह रहा है कि यह जहाज जो है इस संसार के सबसे जो है ठंडे, सबसे सूखे और सबसे तेज चलने वाली महाद्वीप की ओर जा रही थी। और उस महाद्वीप का क्या नाम था? अंटार्कटिका। क्या नाम था? अंटार्कटिका। इसको पूरा मिला के इस तरह कह सकते हैं कि इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने खुद को एक रूसी शोध जहाज पर सवार पाया जिसका नाम अकादेमिक सोकोल्स्की है, जो दुनिया में सबसे ठंडे, सूखे और तेज हवाओं वाले अंटार्कटिक महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। इसमें कह रहा है कि जो मेरी जर्नी थी, मेरी यात्रा थी, वो बिगेन, आरंभ हुई। कहाँ से आरंभ हुई? कह रहा है कि 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। कह रहा है मद्रास में इक्वेटर, कह रहा है कि मद्रास में भूमध्य रेखा के उत्तर में 13.09 डिग्री से मेरी यात्रा जो है शुरू हुई। अरे पृथ्वी जो होती है, तो देखिए इसको इक्वेटर बोलते हैं। ये होता है, ये इक्वेटर बोलते हैं।
और उस पर जो लाइनें खींची रहती हैं इधर की तरफ, ये प्रत्येक ये जो है एक हर डिग्री को दर्शाता है कि ये प्रत्येक लाइन जो है कितनी डिग्री पर है, कितने अंश पर है, अक्षांश देशांतर, देशांतर अक्षांश से बने होता है ना। और आगे है करें कि एंड इन्वॉल्व, और इसमें इन्वॉल्व था, मतलब इस यात्रा में इन्वॉल्व था, क्या क्या इन्वॉल्व था, करें क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, करें 9 टाइम जोन्स को पार करना। टाइम जोन्स मतलब होता है ना कि हर देश जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है पृथ्वी का वो कई टाइम जोन्स में बटा हुआ है। जैसे यहाँ पर दिन है तो अमेरिका में रात है, यहाँ पर कुछ समय है तो दूसरी जगह तो दूसरे देशों में कुछ है, तो इस तरह वो टाइम जोन्स में उसको बांटा गया है। ये एक जियोग्राफिकल टर्म्स है। मैंने शुरू में कहा था कि इसमें इतने जियोग्राफिकल टर्म्स और साइंटिफिक वर्ड यूज़ हैं कि थोड़ा इसको परेशानी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि जिसमें जो यात्रा मैंने प्रारंभ की उसमें सम्मिलित था क्या, 9 टाइम जोन सम्मिलित था, 6 चेक पॉइंट्स थे, मतलब 6 चौकियाँ थीं, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, और 3 जो है बॉडीज़ ऑफ वाटर मतलब 3 सागर सम्मिलित थे, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और इतने ही इकोस्फीयर सम्मिलित थे। इकोस्फीयर मतलब इतने ही वायुमंडल सम्मिलित थे। इसको पूरा मिला के इस तरह कह सकते हैं कि मेरी यात्रा मद्रास के भूमध्य रेखा के उत्तर में 13.09 डिग्री से शुरू हुई, और इसमें 9 समय विभाग, 6 चौकियों को पार करना शामिल था, जिसमें 3 समुद्र और कम से कम इतने ही वायुमंडलों से गुजरना पड़ा। फिर नेक्स्ट है करें कि बाय द टाइम, उस समय तक या उस समय आई एक्चुअली सेट फूट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, जब मैं उस अंटार्कटिक महाद्वीप पर अपने पैर को रखा। सेट फुट मतलब पैर रखना, जब वास्तव में उस समय जब मैंने अपना उस अंटार्कटिक महाद्वीप पर अपने पैर को रखा, आई हैड बीन ट्रेवलिंग, तब तक मैं जो है ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स, मैं 100 घंटे की यात्रा किया तब तक, इन कम्बिनेशन जिसमें कंबाइन थे या सम्मिलित थी, ऑफ कार मतलब कार की यात्रा भी सम्मिलित थी, एंड और एरोप्लेन की यात्रा सम्मिलित थी, एंड शिप और जहाज की, मतलब कार एरोप्लेन और जहाज की सारी यात्रा मिला के वो 100 घंटे की यात्रा वो कर चुकी थी राइटर। सो फिर कह रहा है सो इसलिए माई फर्स्ट इमोशन, मेरी प्रथम भावना, ऑन फेसिंग अंटार्कटिकास एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप, कह रहा है इस प्रकार मेरी प्रथम भावना क्या, ऑन फेसिंग सामना करके, किसका सामना करके, अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप, कह रहा है कि अंटार्कटिका की एक्सपेंसिव मतलब विस्तृत वाइट लैंडस्केप, कह रहा है सफ़ेद भूदृश्य को देखकर, एंड ऑन अ इंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन, और निर्बाध उस ब्लू हॉरिजन नीले क्षितिज को देखकर जो मेरी प्रथम भावना थी वो क्या थी, वाज रिलीफ, वह शांति की भावना थी। तो किसमें कह रहा है कि जब तक मैं वास्तविक में या जब तक मैं वास्तव में अंटार्कटिक महाद्वीप पर पैर रख चुका था, तब तक मैं एक कार, एक हवाई जहाज और एक जलयान में कुल मिलाकर 100 घंटे से अधिक की यात्रा कर चुका था। इसलिए अंटार्कटिक के विशाल सफ़ेद परिदृश्य और निर्बाध नीले क्षितिज का सामना करने पर मेरी पहली भावना राहत की थी, मेरी पहली भावना संतोष की थी या राहत की थी। फिर कह रहा है फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, कह रहा है फॉलो मतलब इसके बाद जो भावना आई, ठीक है, फॉलो मीन्स पीछा करना, अनुसरण करना, लेकिन सेकंड में फॉलोड विथ एन इमीडिएट, कह रहा है लेकिन इसके तुरंत बाद जो भावना आई, कह रहा है कि एंड प्रोफाउंड वंडर, अत्यधिक आश्चर्य की भावना आई। 100 घंटे की यात्रा करने वो थक चुकी थी, लेकिन प्रथम बार दृश्य देखते समय उस अंटार्कटिक का जो विशाल सफ़ेद पूरा दिखाई दे रहा था चारों तरफ, उसको देखते ही उसको मतलब बहुत आराम महसूस हुआ। फिर उसके बाद दूसरी जो भावना उसके अंदर आई वो किसकी थी, कह रहा है कि प्रोफाउंड वंडर की थी, मतलब अत्यधिक आश्चर्य की, उसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई अंटार्कटिक को देखकर। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, कह रहा है कि मैं आश्चर्यचकित थी इसकी इमेंसिटी पर, इमेंसिटी मतलब इसकी विशालता पर मैं आश्चर्यचकित थी। इट्स आइसोलेशन, इसके अलगाव पर, इसके एकांत मतलब अलगाव पर, अलगाव का मतलब क्या है, यह जो है पूरी दुनिया से अलग है, क्योंकि वहाँ पर जो है मनुष्यों के पैर ही नहीं पड़े हैं, वहाँ पर कोई रहता नहीं है, एकदम निर्जन क्षेत्र है, इसलिए वह एकदम सारी चीज़ों से एकदम अलग, प्रदूषण से मतलब जहाँ मनुष्य रहते हैं उन सब चीज़ों से एकदम अलग है। तो रहा इसके आइसोलेशन पर, इसके अलगाव पर आश्चर्य था, बट मैनली, लेकिन मुख्य रूप से इस बात पर आश्चर्य था कि हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, कह रहा है कि किस प्रकार जो है एक समय रहा होगा, व्हेन जब इंडिया एंड अंटार्कटिका
जब भारत और अंटार्कटिका जो है वे पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कह रहे जब इंडिया और भारत जो है एक ही भूभाग का हिस्सा रहे होंगे। देखिए ये तब जो लाखों करोड़ों साल पहले जो है पृथ्वी, जो ये भिन्न भिन्न महाद्वीप बटे हुए सब एक ही थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वो आपस में बढ़ते गए और एक दूसरे से दूर हटते गए। अब भी जो है अब भी ये जो खिसकाव है या जो अलगाव है वह अब भी चल रहा है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे होता है, जिसे हमको मालूम नहीं चलता है। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का भाग, इतिहास का भाग 650 मिलियन ईयर्स एगो कह रहा है कि 650 करोड़ साल पहले, इसमें कह रहा है 650 मिलियन ईयर्स एगो, कह रहा है 650 करोड़ साल पहले अ जायंट एमालगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, जायंट का मतलब विशाल होता है और एमालगमेटेड का मतलब होता है मिक्स्ड, जुड़ा हुआ या मिश्रित भी कह सकते हैं। साउदर्न मतलब दक्षिणी और सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है अति महाद्वीप। उस अति महाद्वीप का नाम क्या है? गोंडवाना। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ इसमें, कह रहा है कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, कह रहा है 650 करोड़ साल पहले अ जायंट, एक विशाल, एमालगमेटेड, जुड़ा हुआ, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, दक्षिणी अति महाद्वीप जिसका नाम था गोंडवाना, कह रहा है कि डिड इंडिड एग्जिस्ट, कह रहा है यह वास्तव में क्या करता था? एग्जिस्ट करता था, मतलब वास्तव में इसका अस्तित्व था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, इसमें कह रहा है कि और यह जो गोंडवाना द्वीप था, कह रहा है सेंटर्ड रफली मतलब यहाँ पर मोटे तौर पर, यह मोटे तौर पर सेंटर्ड मतलब स्थित था। कहाँ स्थित था? अराउंड दी प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, कह रहा है कि आज के अंटार्कटिका के चारों तरफ जो मौजूद था। इसमें कह रहा है कि 650 करोड़ साल पहले के इतिहास में एक विशाल, मिश्रित या जुड़ा हुआ दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना, जो निश्चित रूप से अस्तित्व में था, जो वर्तमान अंटार्कटिका के आसपास लगभग केंद्रित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, कह रहे तब चीज़ें जो थीं बहुत, कह रहे क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल भिन्न थीं। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, कह रहे जो ह्यूमन थे वह ग्लोबल सीन पे उनका आगमन नहीं हुआ था, अर्थात कहने का मतलब है कि वैश्विक परिदृश्य में उनका आगमन नहीं होता या मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ऐसे कह सकते। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था, जो वातावरण था, वो गर्म था। और यह जो पृथ्वी थी, कह रहे होस्टिंग, यह जो पृथ्वी थी, कह रहे होस्टिंग, मेजबानी कर रही थी। किसकी मेजबानी कर रही थी? अ ह्यूज, कह रहे एक विशाल वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब वेजिटेबल्स और फौना का मतलब बर्ड्स एंड एनिमल्स। कह रहा है कि यह जो पृथ्वी थी वह विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों, पशु पक्षियों की मेजबानी कर रही थी। उसका कहने का मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और वनस्पतियाँ रहती थीं। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, कह रहा है कि फॉर 500 मिलियन ईयर, कह रहा है कि 500 मिलियन वर्षों तक जो है गोंडवाना वो थ्राइव्ड, वो फलता फूलता रहा। थ्राइव्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? थ्राइव्ड का मतलब होता है फ्लरिश्ड, थ्राइव्ड का मतलब फ्लरिश्ड होता है, अर्थात फलना फूलना। 500 सालों तो गोंडवाना फलता फूलता रहा। बट लेकिन अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वेर वाइप्ड आउट, वाइप आउट का मतलब होता है समाप्त होना, वाइप आउट होता है समाप्त होना, कह रहा है। बट लेकिन अराउंड द टाइम, लेकिन उस समय तक, व्हेन, जब द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर समाप्त हो रहे थे, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, और जो मैमल्स का युग था, मतलब स्तनधारियों का युग जो था, वो गॉट अंडरवे, अर्थात प्रारंभ हो रहा था। उस समय तक जब डायनासोर समाप्त हो रहे थे और स्तनधारियों का युग प्रारंभ होने लगा था। द लैंड मास, तो यह जो भूभाग है पृथ्वी का, वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट, वह अलग होने के लिए बाध्य हो गई। सेपरेट मीन्स अलग होना, इनटू कंट्रीज, देशों में। तो वह जो भूभाग था वह देशों में बंटने के लिए या अलग होने के लिए वो बाध्य हो गया। शेपिंग द ग्लोब,
जो इस ग्लोब मतलब विश्व या दुनिया, कह रहा है शेपिंग द ग्लोब, जो इस दुनिया को आकार दे रहा था, मच एज, ठीक वैसा ही, एज वी नो इट टुडे, जैसा हम आज इसके बारे में जैसा आज हम इसके बारे में जानते हैं। क्या करने मतलब ये है कि जो लैंड मास था, वो जो भूभाग था पृथ्वी का, वह जो है देशों में बंटने लगा, एक दूसरे से टूटकर अलग होने लगा, और वह उसका आकार वैसा हो गया जैसा हम आज जानते हैं। मैप में देखेंगे तो भिन्न भिन्न मैप में जो है भिन्न भिन्न जो महाद्वीप हैं अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वो सभी क्या थे, एक समय ऐसा था जब वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और आज भी वो एक दूसरे से दूर हटते चले जा रहे हैं। और यह जो लाखों करोड़ों वर्ष में यह घटना घटित होती है, इसलिए शार्ट टाइम में हमको पता नहीं चल पाता कि उनमें कोई मूवमेंट हो रही है। फिर कह रहा है कि टू विजिट अंटार्कटिका, कह रहा है कि अंटार्कटिका को विजिट करना, अर्थात अंटार्कटिका का भ्रमण करना, नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। कह रहा है कि अंटार्कटिका को विजिट करने का मतलब क्या है, कह रहा है नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, उस इतिहास का भाग बनना है, उस इतिहास का अंग बनना है। टू गेट ए ग्रैस्प ऑफ, कह रहा है कि यह समझने के लिए, ग्रैस्प ऑफ मतलब समझ, टू गेट ए ग्रैस्प मतलब समझना, यह समझने के लिए कि वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम कहाँ जा रहे हैं, हेडिंग मतलब आगे की तरफ जाना। कह रहा है कि उस अंटार्कटिका को विजिट करना या उसका भ्रमण करना, यह जो है उस इतिहास का भाग बनना है जिससे हम यह समझ सकते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड, कह रहा है कि यह समझना है, मतलब अंटार्कटिका को विजिट करना मतलब क्या है, इट्स टू अंडरस्टैंड, यह समझना है, क्या समझना है, दिस सिग्निफिकेंस, महत्व को समझना है, किसके महत्व को, ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स, इसके महत्व को समझना है। कॉर्डिलेरन फोल्ड्स मतलब पर्वत श्रेणियों की परतों के बारे में समझना है, और किस समझना है, एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सिल्स, और कैम्ब्रियन युग के पहले की ग्रेनाइट के भूभाग को समझना है। मतलब हम ये समझ जाएंगे कि कैसे ये पर्वत श्रृंखलाएं बनी हैं, ये जो ग्रेनाइट जहाँ पाए जाते हैं वहाँ का जो भूभाग है वो कैसे बना है, हम इसको समझ सकते हैं ये अंटार्कटिका को विजिट करके। और ये जो प्री कैम्ब्रियन दिया है, क्योंकि ये युग को है कई भागों में बांटा गया है, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन और कई नेम हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि अंटार्कटिका की यात्रा करना, उस इतिहास का हिस्सा बनना है, यह समझना कि हम कहाँ से आए हैं और किधर जा रहे हैं, पर्वत श्रेणी के परतों के महत्व को समझना, और ग्रेनाइट चट्टानों से बने भूभाग को समझना। उसके आगे है, कह रहा है कि ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन को समझना, इवोल्यूशन विकास को समझना, एंड एक्सटिंक्शन और विनाश को समझना, कि कैसे विकास हुआ है और कैसे विनाश हुआ है। When you think about all, जब आप इन सभी के बारे में सोचते हैं, that can happen in a million years, जो 10 लाख वर्ष में घटित हुआ या जो 10 लाख वर्षों में घटित हो सकता है, जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, it can get pretty mind blowing, तो कह रहा है ये माइंड ब्लोइंग हो सकता है, मतलब यह इससे दिमाग चकरा सकता है। Imagine, कल्पना करिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, इंडिया जो है नॉर्थवर्ड मतलब उत्तर की तरफ पुश हो रहा है, उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। जैमिंग, जो धक्का दे रहा है अगेंस्ट एशिया को धक्का दे रहा है, टू बकल इट्स क्रस्ट, इसकी क्रस्ट मतलब इसकी परतों को तोड़ने के लिए, एंड फॉर्म द हिमालयास, और हिमालय का निर्माण करने के लिए। अब भी जो है ये जो मूवमेंट की प्रक्रिया है, जो विश्व की जो धरती उसके अंदर की जो प्लेटें हैं, तो ये चल रहा है, एक दूसरे प्लेटों से टकरा रहा है, उसको धकेलता दूसरी तरफ ले जा रहा है। और जैसे यहाँ पर लिखा है कि हिमालय का निर्माण करता हुआ, तो आप देखेंगे कि जो हिमालय है, ये साइड वाला भाग जो है, ये जो हिमालय है, यहाँ से जो है इंडियन प्लेटें आती हैं और उधर से चाइनीज़ प्लेटों से टकराती हैं, और टकराने के कारण जो है ये यहाँ पर धरती उठने लगती है, और यहीं जो हिमालय का निर्माण होता है। फिर है कि साउथ अमेरिका है, ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, कह रहा है वो ड्रिफ्टिंग आउट, वो हट रहा है, मतलब अलग हो रहा है, टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से मिलने के लिए, अर्थात जो साउथ अमेरिका है वो उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। ओपनिंग ऑफ द ड्रैक पैसेज, और कह रहा है कि ड्रैक पैसेज को खोलते हुए,
ड्रेक ड्रेक पैसे मतलब यहाँ दर्रा, मतलब ड्रेक दर्रे को खोलते हुए। दर्रा क्या होता है, जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ या घाटियाँ होती है तो उनके बीच से जब बीच से जाने के लिए जो पहले जो नदियाँ बहती थी तो अपना रास्ता बनाती थी, तो वहाँ पर नीचे ज़मीन कट जाती थी, तो उसी में से अब वो जो दर्रे हैं अब वो बंद हो गए हैं, उन नदियों का मार्ग बदल गया है, तो अब वो मार्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लोग एक पहाड़ियों से दूसरे पहाड़ियों में जो है उन दर्रों की मदद से जाते हैं। तो वहीं करा है कि ओपनिंग द ड्रेक पैसेज, ड्रेक दर्रे को खोलते हुए, टू क्रिएट कोल्ड एक सरकमपोलर करंट, एक सरकमपोलर करंट बनाते हुए, एक ठंडी सरकमपोलर करंट बनाते हुए। सरकमपोलर का मतलब ध्रुव के चारों तरफ, कह रहा है कि, और करंट का मतलब जलधारा, कह रहा है कि एक ड्रेक दर्रे को खोलते हुए और ध्रुव के चारों तरफ जलधारा बनाते हुए, क्योंकि जो अंटार्कटिका है उसके चारों तरफ जो है ठंडी जलधारा बहती है। कह रहा है कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिज, और उसके और उस ध्रुव के चारों तरफ जो ठंडी जलधारा बहती है उसके कारण क्या है, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, जिससे अंटार्कटिका क्या है, फ्रिज मतलब जमा हुआ है, वह उसको जो है जमा देती है। डिसोलेट, वह एकांत बना हुआ है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के निचले भाग में बना हुआ है। इसमें राइटर कह रहा है कि जरा कल्पना करो, भारत उत्तर की ओर बढ़ता हुआ एशिया की धरती की परत तोड़ने के लिए उसे धकेलता हुआ और हिमालय को बनाता हुआ, दक्षिणी अमेरिका अलग हटकर उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ता हुआ एक ड्रेक दर्रा बनाता हुआ, जिससे ध्रुव के चारों ओर ठंडी जलधारा बहती हो, जो अंटार्कटिका को ठंडा, निर्जन और पृथ्वी पर सबसे नीचे रखे हुए है। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, इसमें कहना है कि फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन, सन वर्शिपिंग का मतलब सूर्य की पूजा करने वाला, और साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारतीय। और फिर लिखा है कि लाइक माई सेल्फ, मेरे जैसा, अर्थात करा है कि मेरे जैसे सूर्य की पूजा करने वाले दक्षिण भारतीय के लिए 2 वीक्स इन ए प्लेस, कह कि 2 वीक्स इन ए प्लेस, एक स्थान पर 2 सप्ताह, वेयर जहाँ पर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वैल्यू, जहाँ पर पृथ्वी की जो टोटल आइस वैल्यू है, मतलब जो टोटल बर्फ है, जो टोटल बर्फ है, आर स्टोर्ड, वहाँ पे संचित है। ऐसे स्थान पर 2 सप्ताह गुजारना जहाँ पर पृथ्वी की टोटल आइस का 90% जो है वो स्टोर है। इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट, एक कष्टदायी स्थिति है, उसके लिए ऐसे स्थान रुकना एक कष्टदायी स्थिति है या एक तकलीफ देह स्थिति है। ब्रैकेट में लिखा है कि नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, कह रहा है कि यह जो है यह तकलीफ देह स्थिति केवल सर्कुलेटरी और मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए ही नहीं है। सर्कुलेटरी मतलब रक्त संचार से संबंधित, और मेटाबॉलिक फंक्शन मतलब उपापचयी क्रियाएं, भौतिक रासायनिक क्रियाएं। तो कह रहा है कि ये केवल जो है रक्त संचार के लिए या मेटाबॉलिक फंक्शन या भौतिक क्रियाओं के लिए, कह रहा है कि इसके लिए ही यह कष्टदायक नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि यह कल्पना के लिए भी कष्टदायक, अर्थात इसकी जो है एक कह रहा है कि कल्पना से भी परे है, क्योंकि वह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम है। इतनी भयानक ठंड पड़ती है कि वहाँ पर जीवित रहना बहुत मुश्किल है, मनुष्य वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर कह रहा है कि इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट पिंग पोंग बॉल, इसमें कह रहा है उस अंटार्कटिक की सतह पे चलना जो है वो कैसा लगता है। कह रहा है इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट पिंग पोंग बॉल, कह रहा है कि एक विशाल पिंग पोंग बॉल के अंदर चलने जैसा है। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, जहाँ पर ह्यूमन का कोई भी मार्क्स नहीं, अर्थात ह्यूमन का कोई भी नामो निशान नहीं है। मतलब उस अंटार्कटिक पे चलना एक बड़े पिंग पोंग बॉल के अंदर जाने जैसा है, जहाँ पर मनुष्य का कोई भी चिन्ह नहीं है, कहीं पर कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो इतना दुर्गम क्षेत्र है कि वहाँ पर कोई रहता नहीं है, केवल कुछ छोटे मोटे जीव रहते हैं। कह रहा है कि नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं है। बिल बोर्ड्स, कोई सूचना पट नहीं है। बिल बोर्ड्स मतलब जो हम सूचनाएं देने के लिए जो भी पट लगाते हैं, चाहे वो दुकान का हो, चाहे रास्ते का हो,
चाहे किसी और चीज़ का संकेत करता हो। तो कह रहा है कि न तो पेड़ है, न तो सूचना पट है, बिल्डिंग्स, न तो वहाँ पर इमारतें हैं। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। इसमें कह रहा है कि यू लॉस, आप लॉस कर देंगे, भूल जाएंगे। क्या भूल जाएंगे? या आप खो देंगे क्या? ऑल अर्थली, सभी सांसारिक सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव परिदृश्य, आप सभी सांसारिक परिदृश्यों को, एंड और टाइम, और एंड टाइम ही, और यहाँ पर समय को आप जो है भूल जाएंगे। इसका कहने मतलब है आप संसार में जितनी चीज़ों को आपने देखा है, जिनका ज्ञान आपके पास है, और जो समय है, आप सभी को भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सभी चीज़ें जो है एकदम बदल जाती हैं। इसका कहने का मतलब है ये जो करे अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव है, जो सांसारिक परिदृश्य, उसका कहने मतलब जो हम जहाँ हम रहते हैं, आसपास घर मकान देखते हैं, मशीनें देखते हैं, रोड सड़क की सारी चीज़ें, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और समय को भी भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर समय भी कई कई दिनों का रात, कई कई दिनों का दिन होता है। फिर कह रहा है कि दी विजुअल स्केल, विजुअल का मतलब होता है दृश्य, स्केल मतलब पैमाना। कह रहा है जो दृश्य का पैमाना है, रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक, कह रहा है वह सूक्ष्मतम से लेकर टू द माइटी, मतलब विशालतम तक है। जो दृश्य का पैमाना है वह सूक्ष्मतम, उसकी रेंज कहाँ से है? कह रहा है माइक्रोस्कोपिक से लेकर माइटी तक, अर्थात सूक्ष्मतम से लेकर विशालतम तक। मतलब आपको सूक्ष्मतम चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी, और विशालतम से विशालतम चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। मीजेस एंड माइट्स, यहाँ पर मीजेस और माइट्स का मतलब क्या है? मीजेस और माइट्स का मतलब है वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स। इसका मतलब है वेरी स्मॉल इंसेक्ट, मतलब बहुत छोटे कीड़े। कह रहे हैं आपको सूक्ष्मतम से विशालतम तक देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बहुत छोटे कीड़ों से लेकर टू ब्लू वेल, कह रहे हैं ब्लू वेल तक मिल जाएगी, क्योंकि ब्लू वेल को सबसे बड़ा जीवधारी समझा जाता है। एंड आइसबर्ग्स, और आपको आइसबर्ग मिल जाएगी। एज बिग, उतनी बड़ी एज कंट्रीज, देशों, मतलब आपको देशों, एक देश इतना बड़ी जो है आपको आइसबर्ग मिल जाएगा। फिर ब्रैकेट में लिखा है कि दी लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम। कह रहा है कि अब तक की जो सबसे बड़ी, जो सबसे लार्जेस्ट आइसबर्ग को रिकॉर्ड किया गया है, वो बेल्जियम देश के क्षेत्रफल इतना है। मतलब आप समझिए आइसबर्ग क्या होता है? बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है। तो अब तक जो सबसे बड़ा जो है रिकॉर्ड किया गया है आइसबर्ग, वो बेल्जियम देश के आकार का अब तक रिकॉर्ड किया गया है। फिर कह रहा है कि डेज गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कह रहा है दिन जो है गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब दिन चलते चले जाते हैं। इन सरियल, अवास्तविक रूप से 24 आवर, 24 घंटे। ऑस्ट्रल, कह रहा है दक्षिणी समर लाइट, गर्मी के प्रकाश में, दक्षिणी गर्मी के प्रकाश में जो है दिन जो है 24 घंटे चलते जाते हैं। मतलब दिन हमारी तरह यहाँ की तरह नहीं होता है कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, नहीं, दिन ऐसे कई महीनों तक होते हैं, चलते जाते हैं। एंड यूबिक्विटस साइलेंस, कराएं एंड यूबिक्विटस साइलेंस, और एक सर्वव्यापी सन्नाटा। इंटरप्टेड, कभी कभी बाधित हो जाता है, या उस सर्वव्यापी सन्नाटे में विघ्न पड़ जाता है। ओनली बाय द ओकेजनल एवलेंच और कैल्विंग। एवलेंच और कैल्विंग का मतलब होता है बर्फ़ का टूटना, या हिमस्खलन कह सकते हैं। बर्फ़ का टूटना, उसको एवलेंच या कैल्विंग बोलते हैं, या इसको हिमस्खलन भी बोलते हैं। तो वही करा है। एंड यूबिक्विटस साइलेंस, एक सर्वव्यापी सन्नाटा रहता है वहाँ पर। सन्नाटा क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पर तो मनुष्य है ही नहीं है, जानवरों की भी बहुत कम संख्या होती है। तो वही करा इसमें कि एक सर्वव्यापी सन्नाटा जो है इंटरप्टेड, वो बाधित हो जाता है, मतलब जो सन्नाटा रहता है वो जो है टूट जाता है कभी कभी। कब? ओनली बाय द ओकेजनल, कह रहा है कभी कभी अवलांच और कैल्विंग आइस, कह रहा है कि बर्फ़ के जो टुकड़ों के टूटने के कारण या हिमस्खलन होने के कारण जो है यह शांति कभी कभी बाधित हो जाती है, क्योंकि जब बर्फ़ के बड़े टुकड़े गिरते हैं तो वहाँ पर आवाज़ होती है, तो वहाँ की शांति थोड़ी भंग होती है। कह रहा है कि कॉन्सक्रेट्स द प्लेस, और ये जो बर्फ़ का टुकड़ा टूटता है वो क्या करता है? कॉन्सक्रेट्स द प्लेस, कॉन्सक्रेट मतलब होता है पवित्र करना, वह उस स्थान को पवित्र बना देता है। इट्स एन इमर्सन that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history। या इमर्सन मतलब होती है दीक्षा, इमर्सन मतलब दीक्षा। कह रहा है इट इज़ एन इमर्सन, या वह दीक्षा है। दैट विल फोर्स यू,
जो आपको बाध्य करेगी टू प्लेस योर सेल्फ, कि आप अपने को रख सकें इन द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट में तो संदर्भ में, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि आप अपने को भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में आप अपने को रख सकें। एंड फॉर ह्यूमंस, और मनुष्यों के लिए द प्रोग्नोसिस इज़ नॉट गुड। प्रोग्नोसिस मतलब संभावित परिणाम, कह रहा है कि और मनुष्य के लिए जो है जो संभावित परिणाम है, जो आने वाला परिणाम है आने वाले समय का, कह रहा है इस नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। मतलब जो इस वक्त क्रियाविधि चल रही है, जो पर्यावरण को नुकसाने का प्रयास किया जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे आने वाला परिणाम शुभ संकेत नहीं दे रहा है। इसमें कह रहा है कि यह वह धर्म दीक्षा है जो आपको मजबूर कर देगी कि आप स्वयं को पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के संदर्भ में देखें और मानो कि रोग की दिशा और परिणाम की भविष्यवाणी अच्छी नहीं है, या मनुष्य के आने वाले दिनों का परिणाम अच्छा नहीं है। ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट का मतलब होता है मानव प्रभाव। ह्यूमन इम्पैक्ट मतलब होता है मानव प्रभाव। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर पार्टी 12,000 ईयर्स। इसमें कह रहा है कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वह केवल थोड़े 12,000 सालों से ही है। यहाँ पार्टी लिखा है, पार्टी का मतलब स्मॉल, मतलब थोड़ा सा होता है। अब यहाँ पर थोड़ा क्यों कर रहा है, 12,000 साल को थोड़ा क्यों कर रहा है, क्यों इसलिए कर रहा है क्योंकि जब से पृथ्वी बनी है तब से ये 12,000 साल कोई मायने नहीं रखता। तो वही कर रहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता जो है, हैज़ बीन अराउंड फॉर पार्टी 12,000 ईयर्स, कह रहा है कि 12,000 साल ही पुरानी है। बेयरली अ फ्यू सेकेंड, कह रहा है मुश्किल से कुछ सेकेंड्स के बराबर है ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, कह रहा है कि जियोलॉजिकल क्लॉक पर या भूगर्भीय घड़ी पर यह जो है कुछ सेकेंड के बराबर ही है। कौन? 12,000 साल। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि यह पृथ्वी जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। और इतने वर्षों की तुलना में ये जो 12,000 साल, ये बहुत थोड़ा है, अंश मात्र है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, कह रहा कि इतने थोड़े समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट रकस, कह रहा है कि वी हैव मैनेज टू क्रिएट में होता है निर्माण करना, रचना करना, बनाना। क्वाइट रकस, रकस का मतलब होता है उत्पात, हलचल, ठीक है। उसका कहने मतलब हमने काफ़ी उत्पात मचाया है, इतने कम समय में हमने काफ़ी उत्पात मचाया, मतलब मनुष्यों ने। एचिंग आवर डोमिनेंस, एचिंग मतलब होता है लिखना या छाप होता है, एचिंग मतलब लिखना या छाप होता है। कह रहे हैं एचिंग और डोमिनेंस, हमने अपने प्रभाव की छाप छोड़ी है या अपने प्रभाव को लिखा है, या अपने प्रभुत्व को लिखा है या अपने प्रभुत्व की प्रभाव छोड़ी है ओवर नेचर, प्रकृति के ऊपर। विथ आवर विलेजेस, अपने गांव से, मतलब अपने गाँव का निर्माण करके, टाउन्स नगरों का निर्माण करके, सिटी शहरों का निर्माण करके, और मेगा सिटी और महानगरों का निर्माण करके। उसका कहने का मतलब है इतने कम सालों में, 12,000 सालों में ही हमने क्या किया है कि पृथ्वी पर काफ़ी हलचल पैदा की, काफ़ी उत्पाद किया है। वहाँ पर हमने जो है शहरों को, नगरों को, गाँवों को, महानगरों को बना करके जो है हमने अपने प्रभुत्व को कायम किया है। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources. इसमें कह रहा है कि दी रैपिड इंक्रीज, रैपिड मतलब तेज़ी से, इंक्रीज मैंने बढ़ती हुई, तेज़ी से बढ़ती हुई, ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या, मतलब तेज़ी से बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग, हमें जो है संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है, विथ अदर स्पेसीज, दूसरी प्रजातियों के साथ, फॉर लिमिटेड रिजोर्स, कराए कि सीमित संसाधनों के लिए। इसमें ये कराया है कि तेज़ी से बढ़ती हुई मानव जनसंख्या जो है हमें जो है इसने इन सीमित संसाधनों के लिए दूसरी प्रजातियों के साथ जो है संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया है, या ऐसे कर सकते हैं कि हम जो है इन सीमित संसाधनों के लिए दूसरी प्रजातियों से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन जो है पृथ्वी पर सभी जीवों का समान अधिकार है, लेकिन ये हम लोग जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, मनुष्य की बस्तियों को बसाते जा रहे हैं, बाकी जीवों को यहाँ से भगाते जा रहे हैं। एंड दी
unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. इसमें कह रहा है कि एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अनमिटिगेटिंग मतलब यहाँ पर कंटिन्यूटी से है, कह रहा है कि निरंतर बर्निंग, बर्निंग मतलब जलना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, जैसे कि कोयला है, तेल है, डीजल है। तो ये कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन के निरंतर जलने के कारण जो है हैज़ नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट, इसने क्या किया है, एक चादर का निर्माण कर दिया है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की एक चादर का निर्माण कर दिया है अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों तरफ। और तो इतने अधिक फॉसिल फ्यूल्स अर्थात जीवाश्म ईंधन का हम लोगों ने प्रयोग किया है, इतने अधिक कोयले का, डीजल का, तेल का, मिट्टी के तेल का प्रयोग किया है कि जिसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है और पूरे संसार के चारों तरफ जो है उसने क्या किया, एक आवरण बना लिया, एक चादर सा बना लिया है। विच इज़ स्लोली, जो धीरे धीरे बट श्योरली, लेकिन निश्चित रूप से, इंक्रीजिंग, बढ़ा रही है द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, कह रहा है कि औसत वैश्विक तापमान को, जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से औसत वैश्विक तापमान को बढ़ा रही है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम। इसमें कह रहा है जो क्लाइमेट चेंज है, जो वातावरण में जो जलवायु परिवर्तन है, ये क्या कर रहा है कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम, कह रहा है ये हमारे समय का सबसे अधिक हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट है, अर्थात सबसे ज़्यादा जो है बहस का पर्यावरणीय मुद्दा है, क्या है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन जो है हमारे समय का जो है सबसे ज़्यादा, सबसे प्रमुख जो है मुद्दा है। फिर कह रहा है विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, एंटायरली का मतलब होता है पूरी तरीके से। इसमें कह रहा है कि विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस, कह रहा है क्या पश्चिम का जो अंटार्कटिक का जो बर्फ़ है, कह रहा है अंटार्कटिक आइस शीट, जो बर्फ़ की चादर है, मेल्ट एंटायरली, पूरी तरह से पिघल जाएगी। मेल्ट मीन्स पिघलना और एंटायरली मीन्स पूरी तरीके से। पूछा है कि जो पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ़ की जो चादर है क्या पूरी तरह से पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम, फिर कह रहा है क्या गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट भी डिस्टर्बटेड, कह रहा है कि जो समुद्र की गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है बी डिस्टर्बटेड, क्या वो बाधित हो जाएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या यह संसार का अंत हो जाएगा, एज वी नो इट, जैसा हम इसे जानते हैं, जैसा हम जानते हैं, क्या तब संसार का अंत हो जाएगा। मे भी हो सकता है, मे बी नॉट, नहीं भी हो सकता है। आइदर वे, किसी भी तरह, आइदर वे मतलब किसी भी तरह अंटार्कटिका इज अ क्रशियल एलिमेंट, कह रहा है कि क्रशियल एलिमेंट मतलब एक महत्वपूर्ण तथ्य, कह रहा है कि किसी भी तरह अंटार्कटिका जो है एक इज अ क्रशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, कह रहा है इस डिबेट का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि नॉट जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए नहीं, इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, कि यह संसार में एकमात्र इकलौता स्थान, केवल इसलिए यह बहस का मुद्दा नहीं है। विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, कह रहा है कि जिसने कभी भी अपने यहाँ मानव जनसंख्या को नहीं रहा, या जहाँ पर कभी भी मानव जनसंख्या रही नहीं, कहाँ, अंटार्कटिका में। एंड देयर फोर, और इसलिए रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रेस्पेक्ट, प्रिस्टीन का मतलब होता है मूल गौरव से भरी हुई, यहाँ प्रिस्टीन है, प्रिस्टीन मतलब मूल गौरव से भरी हुई। इसमें कह रहा है, ज़रा यहाँ से बता दो फिर से, यहाँ से बताते हूँ। आइदर वे, कह रहा है किसी तरह अंटार्कटिका इज़ अ क्रशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, कह रहा है क्या अंटार्कटिका जो है इस डिबेट का या इस मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इसलिए नहीं कि यह पृथ्वी पर इकलौता स्थान है, विच हैज़ नेवर सस्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ पर कभी ह्यूमन पॉपुलेशन रही ही नहीं, मतलब कभी मानव जनसंख्या रही ही नहीं। एंड देयरफॉर, और इसलिए रिमेन्स रिलेटिवली, इसलिए यह जो है तुलनात्मक रूप से प्रिस्टीन, अपने मूल गौरव से भरी हुई है। इन दिस रिस्पेक्ट, इस संदर्भ में, और इस संदर्भ में यह जो है अपने मूल गौरव से भरी हुई है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन सबसे इससे भी महत्वपूर्ण बात, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस को, क्योंकि यह जो है अपने बर्फ़ के भंडार में रखे हुए है। क्या रखा हुआ है,
500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड, कह रहा है कि 50 लाख साल पुराना कार्बन का रिकॉर्ड कहाँ रखा हुआ? अपने आइस कोर में, बर्फ के भंडार में ट्रैप्ड, जो फंसा हुआ है इन इट्स लेयर ऑफ आइस, इसके बर्फ की परतों में फंसा हुआ है। इफ़ वी वांट टू स्टडी, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं, एंड एग्जामाइन द अर्थ्स पास्ट, और हम पृथ्वी के भूत का अध्ययन करना चाहते हैं, कह रहा है इफ़ यू वांट टू स्टडी, यदि हम जो है अध्ययन करना चाहते हैं, एग्जामाइन और परीक्षण करना चाहते हैं, द अर्थ्स पास्ट, पृथ्वी के भूतकाल का, प्रेजेंट वर्तमान काल का, एंड फ्यूचर भविष्य का, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो, तो अंटार्कटिका वह स्थान है जहाँ पर जाया जा सकता है, या अंटार्कटिका जाने लायक स्थान है। स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, कह रहा है कि स्टूडेंट्स ऑन द आइस नामक जो प्रोग्राम था, आई वॉज वर्किंग विथ ऑन द सोकाल्स्की, कह रहा है कि जिस पर मैं सोकाल्स्की के साथ काम कर रहा था, या जिसके साथ मैं सोकाल्स्की पर काम कर रहा था, इसमें कह रहा है कि बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम था जिसमें मैं सोकाल्स्की के साथ काम कर रहा था। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस, कह रहा है कि मेरा जो उस पर काम करने का जो एम था, जो उद्देश्य था, एग्जैक्टली टू डू मतलब ठीक वही था। इसमें कह रहा है कि बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम पर जिसमें मैं सोकाल्स्की के साथ काम कर रहा था, उद्देश्य बिल्कुल यही काम करना है। बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, कह रहा है कि हाई स्कूल के छात्रों को संसार के एंड पर ले आकर, मतलब संसार के एक किनारे पर ले आकर के उनको ले जाना, वहाँ पर मेरा जो उनको ले जाने का उद्देश्य था वह यही था, ताकि वह जो है अपने पर्यावरण से, उसकी होने वाली क्षति से अवगत हो सके। एंड प्रोवाइडेड देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, और उन्हें प्रोवाइड करना मतलब उन्हें प्रदान करना, क्या प्रदान करना? इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कह रहा है कि एक इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणादायक, एजुकेशनल शैक्षिक, अपॉर्चुनिटीज़ अवसर प्रदान करा। बच्चों को जो है, जो स्टूडेंट्स ऑन आइस नामक प्रोग्राम था जिसमें मैं सोकाल्स्की में जो जिसके साथ मैं काम कर रहा था, उसका यही उद्देश्य था कि हाई स्कूल के बच्चों को जो है संसार के एक सिरे पर ले जाऊं और उन्हें जो है प्रेरणादायक शैक्षिक अवसर प्रदान करूं। विच विल हेल्प देम, जो उनकी मदद करेगा, क्या मदद करेगा? यही इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो उनको प्रदान की जाएगी, यह उनकी मदद करेगा। फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, कह रहा है कि फोस्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग, उसकी उनके अंदर एक नई अंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करेगा, एक नई समझ उत्पन्न करेगा इन छात्रों के अंदर। एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, और हमारे इस ग्रह के प्रति उनके अंदर सम्मान उत्पन्न करेगा। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, इसमें कह रहा है कि ये जो ऑपरेशन था, मतलब यह कार्य जो है 6 साल से ऑपरेट हो रहा था, मतलब यह कार्य 6 साल से चल रहा था कि वहाँ पर हाई स्कूल के बच्चों को, जो छात्र, जो विद्यार्थी हैं, जो आगे जा कर के नीति निर्माता बनेंगे, उनको अंटार्कटिका पे ले आकर के उसकी वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराना, ताकि ये जब भविष्य में आगे जाएं, नीतियों का निर्माण करें, तो वह जो है इसका ख्याल रखें अपने पर्यावरण का। कह रहा है कि हेडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और इसको जो है एक कैनेडियन जियोफ ग्रीन के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ऐसे कह सकते हैं कि इसको जो है एक कैनेडियन जिसका नाम था जियोफ ग्रीन, उसके द्वारा जो है इसका प्रतिनिधित्व किया जाता था। कह रहा है हु गॉट टायर्ड, और यह जो जियोफ ग्रीन था वो ऊब चुका था ऑफ कॉटिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड। कह रहा है कि इसमें सेलिब्रिटीज़ को और रिटायर्ड लोगों को वहाँ ले आकर के वो ऊब चुका था। इस कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व जो है एक कैनेडियन था, इसका नाम जियोफ ग्रीन था। वह जो सेलिब्रिटीज़ थे, जो प्रसिद्ध लोग थे और जो रिटायर्ड थे, उनको वह रिटायर्ड थे और जो रिच थे, और क्यूरियोसिटी सीकर मतलब विचित्रता की खोज में लगे व्यक्ति, क्यूरियोसिटी सीकर मतलब विचित्रता की खोज में लगे व्यक्ति। कह रहा है कि यह उन लोगों को ले आकर के ऊब चुका था, किसको? सेलिब्रिटीज़ को, जो रिटायर्ड हो चुके थे, रिच को, धनी व्यक्तियों को, और विचित्रता की खोज में लगे व्यक्तियों को। कह रहा है हु कुड ओनली गिव बैक इन लिमिटेड वे। कह रहा है कि ये लोग जो थे
वो बहुत सीमित मात्रा में वापस कर सकते थे, मतलब इसका प्रतिफल दे सकते थे। ऐसा करने का मतलब ये है, यदि वह उन लोगों को वहाँ पर ले आता तो यह लोग जो है इसका प्रतिफल बहुत कम मात्रा में दे पाते थे। लेकिन यदि छात्र जाएंगे तो वह कल के भविष्य हैं, वह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, राजनीति में जाएंगे, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई मेडिकल के क्षेत्र में जाएगा, तो कोई जो है देश की नीति का निर्माण करेगा। तो ये बच्चे जो हैं जब अपनी समस्याओं से अवगत होंगे, अंटार्कटिका के बारे में अच्छी तरह से समझे रहेंगे पहले से, तो उसके बारे में अपना प्रतिदान अच्छा दे सकते हैं, अपना योगदान अच्छा दे सकते हैं, अपना परिणाम अच्छा दे सकते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस, कह रहा है कि यह जो प्रोग्राम है विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस, कह रहा है कि ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी makers a life changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most importantly, इसमें कह रहा है कि विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या नाम है, विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस, कह रहा है कि इसके माध्यम से ही वह ऑफर करता है द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, कह रहा है कि पॉलिसी बनाने वाले भविष्य की पीढ़ियों को वो ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है, अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, एक जीवन बदलने वाला अनुभव, एट एन एज, कह रहा है कि उस उम्र में, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जब वह ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं, लर्न सीखने के लिए तैयार हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, एक्ट, वह कुछ करने के लिए तैयार है। ऐसी परिस्थिति में वह जो है, ये जो भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के ये जो पॉलिसी मेकर हैं, इनको वह जो है एक जीवन परिवर्तन करने वाला अनुभव देना चाहता है। द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। कह रहा है कि द रीज़न, कारण, द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, कह रहा है कि यह कार्यक्रम इतना सफल रहा है, इसका कारण क्या है, कह रहा है कि इस कारण ये है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, कि साउथ पोल के पास जाना, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और इससे प्रभावित न होना, यह इम्पॉसिबल है। ऐसा कह रहा है कि यह प्रोग्राम इतना सफल क्यों रहा, इसलिए क्योंकि साउथ पोल के पास जाना और वहाँ पर जाकर के प्रभावित न होना, यह असंभव है। वहाँ पर कोई व्यक्ति जाए तो उससे प्रभावित होगा ही। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ ईजी टू बी ब्लेस, कह रहा है कि उदासीन होना या दुखी होना आसान है। अबाउट पोलर आइस कैप मेल्टिंग, कह रहा है कि इस ध्रुवीय आइस कैप्स, बर्फ़ की चोटियों के मेल्टिंग करने पर, अर्थात पिघलने पर, वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, कह रहा है कि अपने अक्षांश और देशांतर में जो है आराम से बैठकर इन बर्फ़ की चोटियों के पिघलने पर दुखी होना आसान है। देखिए, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप अक्षांश और देशांतर को समझ रहे होंगे। पूरी पृथ्वी जो है जैसे इस तरह है, तो ऐसे ऐसे रेखाएं खींची रहती हैं, ठीक है, और इस तरह, तो किसी भी चीज़ की स्थिति को जो है, चाहे कोई चीज़ यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, तो उसे अक्षांश और देशांतर के माध्यम से मापा जा सकता है, बताया जा सकता है कि यह इतने अक्षांश और देशांतर पे है। तो इससे कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो, वह अक्षांश और देशांतर में ही कहीं न कहीं रहता है, उसकी एक निश्चित माप की जा सकती है। तो उसी को करा है कि अपने अक्षांश और देशांतर में रह करके जो है आराम से हम इनके बारे में जो है, जो ध्रुवों पर बर्फ़ की चोटियाँ हैं, इनके पिघलने के बारे में हम उदासीन हो सकते हैं, दुख व्यक्त कर सकते हैं। कह रहा है लेकिन व्हेन यू कैन विजिबली सी, जब आप देखते हैं ग्लेशियर को रिट्रेटिंग, पीछे हटते हुए, एंड आइस शेल्फ्स, और बर्फ की परतों को कोलैप्सिंग, अपने सामने ढहते हुए, यू बिगिन टू रियलाइज, तब आप जो है रियलाइज करने लगते हैं, आपको अनुभव होने लगता है, दैट की द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है, मतलब जो
ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है इज़ वेरी रियल, वह जो है वास्तविक है। तब आपको समझ में आएगा नहीं, जब आप देखेंगे कि वहाँ पर ध्रुव पर जो बर्फ़ है, बर्फ़ के चट्टानें हैं, कितना दिन ब दिन सिकुड़ रही हैं, पिघल रही हैं, तब आपको जो है इसके वास्तविक खतरे का आभास होगा। ऐसे आप जो है अपने घरों में बैठकर इसके बारे में उदासीन हो सकते हैं, भले दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप वास्तविकता को समझ नहीं सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते हैं। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, कह रहा है कि जो अंटार्कटिका है अपने सिंपल इकोसिस्टम के लिए, मतलब अपने सरल इकोसिस्टम के लिए, मतलब ऐसे कह सकते हैं सरल इकोसिस्टम के लिए, सरल पर्यावरण के लिए। एंड लैक का मतलब होता है अभाव, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी मतलब जीवन की विविधता रहे, और जीवन की विविधता के अभाव के कारण, क्योंकि वहाँ पर जीवन की विविधता नहीं है, जीवन बहुत ही कम है। कुछ छोटे मोटे कीड़े पाए जाते हैं, कुछ वेल ऐसे मछलियाँ पाई जाती हैं, और कुछ सील पाए जाते हैं, ऐसे ही, और ज़्यादा वहाँ बायोडाइवर्सिटी नहीं है। तो वही कह रहा है कि जो अंटार्कटिका है वो अपने सिंपल इकोसिस्टम के लिए, मतलब सरल पर्यावरण के लिए, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जीवन प्रणाली की विविधता के अभाव के कारण इज़ द परफेक्ट प्लेस, यह एक पूर्ण स्थान है टू स्टडी, यह अध्ययन करने के लिए कि हाउ लिटिल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, कि किस प्रकार पर्यावरण में छोटे छोटे परिवर्तन कैन हैव बिग रिप्रिकॉशंस, कि किस प्रकार पर्यावरण के छोटे छोटे परिवर्तन जो है एक बड़ा रिप्रिकॉशंस लेकर आते हैं, अर्थात एक बड़ा दुष्परिणाम लेकर के आते हैं। फिर कह रहा है कि टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्म, कह रहा है कि सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए, कह रहा है सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए। दोज ग्रेसेस ऑफ द सी, समुद्र की वे घासें, दैट न्यूरिश, जो पोषण प्रदान करती हैं, एंड सस्टेन, और आधार प्रदान करती हैं, दी एंटायर, संपूर्ण साउदर्न, दक्षिणी ओशंस फूड चेन, कह रहा है दक्षिणी सागर की खाद्य श्रृंखला को, फूड चेन को। इसमें कह रहा है, फिर से बता दूं, कह रहा है कि इस माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए, मतलब इस सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए। दोज ग्रेसेस, वे घास है, फाइटोप्लैंक्टन एक घास है, एक कोश की घास है। कह रहा है दोज ग्रेसेस ऑफ द सी, समुद्र की ये घासें जो हैं, दैट न्यूरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशन फूड चेन, कह रहा है कि ये संपूर्ण दक्षिणी सागर की खाद्य श्रृंखला को पोषण प्रदान करती है और उसको आधार प्रदान करती है। इसका कहने का मतलब ये है कि दक्षिणी सागर जो है वहाँ पर पूरी फूड श्रृंखला इन फाइटोप्लैंक्टन के ही कारण है। अगर ये न रहे तो वहाँ पे सारे जीव जो है मर जाएंगे, क्योंकि इन्हीं पर निर्भर रहते हैं, ये उनके लिए भोजन का काम करते हैं। दीज सिंगल सेल्ड प्लांट, कह रहा है कि यह सिंगल सेल्ड मतलब एक कोशिकीय, कह रहा है यह एक कोशिकीय पौधा जो है यूज द सन्स एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करता है, टू एसिमिलेट कार्बन को ग्रहण करने के लिए। ये जो सिंगल सेल्ड प्लांट है वो सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करता है, किसके लिए? टू एसिमिलेट कार्बन ग्रहण करने के लिए, एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कार्बनिक तत्वों को बनाने के लिए। इन दैट, कह रहा है कि उस वंडरस, आश्चर्यजनक, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेस, और सबसे महत्वपूर्ण कार्ड फोटोसिंथेसिस, जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं या जिसे प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इसमें कह रहा है उदाहरण के लिए अति सूक्ष्म फाइटोप्लैंक्टन को ही ले लीजिए, समुद्र की वह घास जो पूरे दक्षिणी समुद्र की भोजन श्रृंखला को पोषण और आधार प्रदान करती है। यह एक कोशिका वाले पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके जो है उस आश्चर्यजनक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रिया द्वारा, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, कार्बन ग्रहण करके कार्बन के यौगिक बनाते हैं। साइंटिस्ट वार्न, कह रहा है कि जो वैज्ञानिक है वो वार्न करते हैं, मतलब चेतावनी देते हैं, दैट की अ फर्दर डिप्लेशन इन दी ओजोन लेयर, कह रहा है कि जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन की परत है, उसमें यदि फर्दर डिप्लेशन होता है, मतलब यदि और अधिक उसको क्षति होती है, और अधिक हानि पहुंचती है, तो कह रहा है कि विल अफेक्ट, तो यह प्रभावित करेगा द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन की क्रियाविधि को यह प्रभावित करेगा। विच इन टर्न, कह रहा है कि जिसके कारण बदले में
यह जो है विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मैरीन एनिमल, यह सभी जितने भी मैरीन एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं, मतलब जितने भी समुद्री जीव और पक्षी हैं ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के, कह यह सभी को प्रभावित करेगा। इसमें कह रहे हैं कि वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ओजोन परत के और क्षति होने से फाइटोप्लैंक्टन के क्रियाकलापों पर असर पड़ेगा, जिसका प्रभाव उस क्षेत्र के और समुद्री जीवों तथा पक्षियों पर पड़ेगा और किस पर पड़ेगा, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और वैश्विक कार्बन चक्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन के इस कहानी में, यहाँ पैरेबल मतलब कहानी, कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन के इस कहानी में देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, कह रहा है कि अस्तित्व का एक ग्रेट मेटाफर है, मतलब एक महान स्वरूप छिपा है। इसमें कह रहा है कि फाइटोप्लैंक्टन की इस कहानी में अस्तित्व का एक महान रूप छिपा हुआ है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, कह रहा है छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और बड़ी चीज़ें जो है अपने आप सही हो जाएंगी, अपने आप ठीक हो जाएंगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है वॉक ऑन द ओशन। वॉक ऑन द ओशन मतलब सागर पे चहलकदमी करना, या सागर पर भ्रमण करना, या सागर पे चलना। इसमें कह रहा है कि माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस, मेरा जो अंटार्कटिक का अनुभव था, वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, कह रहा है यह जो है ऐसे दर्शनों से भरा हुआ था, या ऐसे कह सकते हैं कि मेरा जो अंटार्कटिक का जो अनुभव था वह इस प्रकार के दर्शनों से भरा था। बट द बेस्ट, लेकिन जो सबसे अच्छा अनुभव था, ऑकर्ड, वह घटित हुआ जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल, कह रहा है कि ठीक अंटार्कटिक सर्किल के पास एट 65.55 डिग्री साउथ, कह रहा है कि दक्षिण में 65.55 डिग्री पर। इसमें कह रहा है कि मेरा अंटार्कटिक का अनुभव इस प्रकार के दर्शनों से भरा था, परंतु सर्वोत्तम वह था जो अंटार्कटिक वृत्त से बिल्कुल निकट 65.55 डिग्री दक्षिण में हुआ। दिस सोकोल्स्की हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ, कह रहा है कि जो सोकोल्स्की जहाज था वो कह रहा है वेज हरसेल्फ, वेज मैंने उलझा लेना, फंसा लेना, कह रहा है जिसने अपने आप को फंसा लिया था, कहाँ फंसा लिया था, इनटू ए थिक, एक मोटे वाइट स्टेच ऑफ आइस, कह रहा है एक मोटे जो है बर्फ़ की परत में अपने आप को फंसा लिया था, या बर्फ़ की एक मोटी पट्टी में। इसमें कह रहे वाइट स्टेच ऑफ आइस, बर्फ़ की एक मोटी पट्टी में जो है सोकोल्स्की ने अपने को फंसा लिया था। और जहाँ फंसा लिया तो वो स्थान कहाँ था, कह रहा है बिटवीन दी पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, कह रहा है पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में था। विच वॉज प्रिवेंटिंग, प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, कह रहा है विच वॉज प्रिवेंटिंग अस, जो हमें रोक रहा था, फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, और आगे जाने से, जो हमें और आगे जाने से रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड, कह रहा है कि कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है अब क्या करने जा रहे हैं, टर्न, हम लोग वापस मुड़ने जा रहे हैं। एंड हेड बैक नॉर्थ, और पुनः और वापस जो है नॉर्थ की तरफ चलेंगे। जो कैप्टन डिसाइड किया कि नहीं हम लोग वापस मुड़ेंगे और नॉर्थ मतलब उत्तर की तरफ जाएंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन हमारे ऐसा करने से पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन, हम सभी को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया, ये निर्देश दिया गया कि हम सभी लोग उतर जाएं। क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक्स, मतलब गैंग प्लैंक से होते हुए उतर जाएं। एंड वॉक ऑन द ओशन, और सागर पे चलें। गैंग प्लैंक क्या होता है, गैंग प्लैंक जैसे कोई जहाज़ है, ये ऐसे कोई जहाज़ है, ठीक है, तो ये बगल में उतरने के लिए रहता है, सीढ़ियाँ बनी रहती हैं, लोग इससे नीचे उतरते हैं, ठीक है, तो इसी को जो है गैंग प्लैंक बोलते हैं। इसमें कहना है कि सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, कह रहा है हमें सभी 52 लोग थे, कह रहा है जो कीटेड आउट इन गोटेक्स, जो गोटेक्स मतलब वाटरप्रूफ पोशाकें, कह रहा है जो वाटरप्रूफ पोशाक पहने हुए थे, एंड ग्लेस और ग्लेयर्स पहने हुए थे। ग्लेयर्स मतलब ऐसे चश्मे जो ठंड से आंखों की रक्षा करते हैं, क्योंकि इतनी भयानक ठंडी होती है कि यदि जरा भी आपका एक अंग भी उनके स्पर्श में आ गया डायरेक्ट, तो वह जो है ख़राब हो जाएगा, उसमें सड़न पैदा होने लगेगी। कह रहा है कि वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस, हम उस कठोर वाइटनेस मतलब सफ़ेदी पे चल रहे थे। दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, कह रहा है जो स्प्रेड आउट मतलब जो फैली हुई थी, फॉर एवर मतलब सर्वत्र, जो सर्वत्र फैली हुई थी। हम उस बर्फ़ की जो है मोटी चादर पे
या उस कठोर चादर पे, सफ़ेदी पे हम चल रहे थे। अंडरनेथ और फीट, हमारे पैरों के नीचे वाज अ मीटर थीक आइस पैक, कह रहे 1 मीटर मोटी जो है बर्फ की पट्टी थी। एंड अंडरनेथ दैट, और उसके नीचे, अंडरनेथ मतलब नीचे, 180 मीटर्स ऑफ लिविंग, उसके नीचे जो है 180 मीटर एक लिविंग सजीव ब्रीदिंग साल्ट ऑफ वाटर, सांस लेता हुआ नमकीन पानी था। फिर कह रहा है कि इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब किनारे पर, कह रहा है कि इन दी पेरीफेरी, किनारे पर जो क्रैब ईटर मतलब केकड़े खाने वाली सील्स थीं, वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोस। आइस फ्लोस का मतलब, आइस फ्लोस मतलब बर्फ के टुकड़े। कह रहा है कि किनारे पर केकड़े खाने वाली सील्स थीं जो स्ट्रेचिंग थी, मतलब अपनी बॉडी को फैलाए हुए थी, एंड सनिंग देमसेल्फ, और धूप ले रही थी कहाँ, ऑन आइस फ्लोस, बर्फ के टुकड़ों पर। मस्ट लाइक, और वे कैसी लग रही थी, कह रहा है मस्ट लाइक स्टे डॉग्स, कह रहा है वे आवारा कुत्तों की भांति लग रही थी। विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बनियन ट्री, जिस प्रकार वह जो है जिस प्रकार वह एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं, आराम करते हैं, ठीक उसी तरह वो मछलियाँ भी जो है जगह जगह जो बर्फ़ के टुकड़े थे उन पर जो है मछलियाँ, और बीच बीच में ऐसे कहीं कहीं पर पानी भी था, तो उनके बीच जो है वह उस पर बैठ करके धूप का आनंद ले रही थी। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिवेलेशन, रिवेलेशन मतलब देव दर्शन, रिलेशन मतलब देव दर्शन, कह रहा है कि यह देव दर्शन से कम नहीं था, मतलब वहाँ का दृश्य जो है किसी देव दर्शन से कम नहीं था। एवरीथिंग डस इंडीड कनेक्ट, कह रहा है कि सब कुछ जो है वास्तव में जुड़ा हुआ था। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी एक्वास्फीयर लेटर। इसमें कह रहा है कि 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट मतलब 6 चौकियाँ, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 बॉडीज ऑफ वाटर मतलब 3 समुद्र, एंड मेनी इकोस्फीयर लेटर, और बाद में कई वायुमंडलों के बाद, अर्थात 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट और 3 सागर और कई वायुमंडलों के बाद जो है, मतलब उनको पार करने के बाद, आई वॉज स्टिल वंडरिंग, मुझे अभी आश्चर्य हो रहा था, अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट, कह रहा है कि हमारे प्लेनेट के सौंदर्य के संतुलन पर, प्लेनेट मतलब हमारे ग्रह अर्थात पृथ्वी, कह रहा है पृथ्वी के सौंदर्य के संतुलन पर मुझे अभी आश्चर्य हो रहा था, 9 टाइम जोन्स को, 6 चेक पॉइंट को और 3 सागरों को और कई वायुमंडलों को पार करने के बाद। फिर कह रहा है कि हाउ वुड इट बी, कह रहा है कि यह कैसा होगा, इफ़ यदि अंटार्कटिका वेयर टू बिकम द वार्म प्लेस, यदि अंटार्कटिका जो है एक गर्म स्थान बन जाए तो कैसा होगा। दैट इट वंस यूज टू बी, जैसा यह कभी हुआ करता था, कह रहा है यदि अंटार्कटिका जो है एक गर्म स्थान बन जाए जैसा यह कभी हुआ करता था तो कैसा होगा। कह रहा है विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसको देखने के लिए आसपास होंगे, अर्थात क्या हम इसको देखने के लिए जीवित बचेंगे। आर या वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड ऊली रैनो, कह रहा है क्या हम इसको देखने के लिए आसपास होंगे या जिंदा होंगे, या कह रहा है वुड वी गॉन द वे ऑफ डायनासोर्स, मैमथ एंड ऊली रैनो, कह रहा है कि या हम जो है डायनासोर की भांति शक्तिशाली और बालों वाले राइनो की भांति हम भी चले जाएंगे, अर्थात हम भी समाप्त हो जाएंगे। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि फिर से यहाँ से देखिए मैं बता दूँ, कह रहा है हाउ वुड इट बी, यह कैसा होगा, इफ़ यदि अंटार्कटिका वेयर टू बिकम द वार्म प्लेस, ये अंटार्कटिका गर्म स्थान बन जाए, दैट इट वंस यूज टू बी, जैसा यह कभी हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी, क्या हम इसको देखने के लिए आसपास बचेंगे या क्या हम देखने के लिए इसको जीवित रहेंगे। आर या वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, या हम डायनासोर की भांति मैमथ शक्तिशाली एंड ऊली और बालों वाले राइनो की तरह हम लोग भी चले जाएंगे या हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे। हुज टू से, सुन कह रहा है हुज टू से, कौन कह सकता है, हुज टू से कौन कह सकता है, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स
लेकिन 2 सप्ताह बिताने के बाद विथ अ बंच ऑफ टीनेजर्स, बंच माने समूह, टीनेजर्स मीन्स किशोर, कह रहा है कि किशोरों के साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, कह रहा है जिनके अंदर अब भी है, क्या है, आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म मतलब जिनके आदर्शवाद होता है, जिनके अंदर अभी आदर्शवाद है। कैसा आदर्शवाद, कह रहा है कि टू सेव वर्ल्ड, संसार को बचाने का। पूरा मिला के इस तरह कहेंगे कि किशोरों के एक समूह के साथ जिनके अंदर अब भी संसार को बचाने का आदर्शवाद है, उनके साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद ऑल आई कैन से इज़ दैट, मैं केवल यही कह सकता हूँ कि अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, कि 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है। बट लेकिन व्हाट ए डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन एक दिन भी कितना अंतर उत्पन्न कर सकता है। फिर थोड़ा सा बारिश होने लगी है, थोड़ा साउंड इसका डिस्टर्ब हो गया है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इस पूरा लेसन कंप्लीट हुआ और मैंने पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको कि पूरा लेसन समझ में आ जाए। एक एक शब्दों पर जोर दिया है, एक एक शब्दों को तोड़ कर बताया है, जहाँ कठिन समझा है वहाँ पर रिपीट भी किया है। और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।